जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास की। और याद रखिएगा, यदि अपने जीवन में आप सफलता पाना चाह रहे हो तो आपको बेहतरीन तरीके से जुड़ना पड़ेगा और क्लास को रेगुलर तरीके से लेना पड़ेगा। फिर देखो, आपके जीवन में जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं वाकई में काबिलिय तारीफ देखने को मिलते हैं। चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की, और बहुत तगड़ी क्लास रहने वाली है मेरे से, है ना। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे सारी चीज़ों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। जब तक जब तक कि साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई। वन लाइनर वाला सिस्टम नहीं है कि आपने रट लिया, 10 क्वेश्चन रट लिए और सोच रहे हो कि उसी में से पूरा आ जाएगा, तो नहीं आएगा भाई। उन 10 क्वेश्चनों में से 10 से ही 100 क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि आपने चीज़ों को डिटेल से नहीं पढ़ा है। और मैं आपको इतनी चीज़ों को डिटेल से इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि भाई लग रहा है कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला दे। क्या कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जो सिलेक्शन दिला दे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताओ, देखने में कितना सिंपल लग रहा है कि यार ये सर विटामिन ही तो है, क्या ही है इसमें। लेकिन देखो इसमें से क्या क्या निकालूंगा मैं अभी। विटामिन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जब भी विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, अगर कहे कि बताओ विटामिन विटामिन ए की कमी से, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की कमी, फिर बात करेंगे विटामिन बी की कमी, फिर बात करेंगे विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की कमी, और फिर बात करेंगे विटामिन डी की कमी से। अगर बात करें विटामिन ए की कमी से भैया, रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा भैया, कहना सर रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा, कहना सर बेरी नामक रोग होता है। और अगर बात करेंगे विटामिन सी की कमी से, कहना सर स्कर्वी नामक रोग होता है। इसको भी याद रखेंगे, आप याद रखें, ठीक है। विटामिन डी की कमी से, कहना सर रिकेटिस नामक रोग होता है। कौन सा, कहना सर रिकेटिस नामक रोग होता है। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। नहीं, ये चारों के चारों है ना, इनको रट के चलना है, क्योंकि कोई ना कोई एग्जामिनर कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछ देता है। विटामिन ए की कमी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, मैंने तीनों बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से, कहना सर रिकेटिस नामक रोग होता है। अगर मैं बात करूं कि बताओ विटामिन डी का, अगर मैं कह रहा हूं विटामिन डी का स्रोत क्या है, मतलब कैसे प्राप्त कर सकते, कहना सर इसको हम सूर्य से भी प्राप्त कर सकते। किससे, सूर्य के प्रकाश से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बेरी रोग किससे होता है, कहना सर विटामिन बी1 की कमी से, या विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे शानदार तरीके से, है ना। आशा करते हैं कि चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शानदार ये रहा आपके सामने। वो कह रहा है कि बताओ वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। आपके मन में विचार आया कि क्या पहले से ही ऐसा ही मात्रक चलता था, तो भैया नहीं, पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें चलती थी। जैसे अगर बात करेंगे, है ना, जैसे बात करेंगे अदर जगहों पर, जैसे कहीं पर फुट में नप रहा तो कहीं पाउंड में नप रहा, तो व्यापार करने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे मान लो मैं कहा 5 फुट मुझे लकड़ी दे दो, है ना, तो मुझे 5 फुट, वो फुट को पाउंड में गिन रहे हैं कि भैया 5 पाउंड लकड़ी दे दो, तो बड़ी टेंशन वाला विषय है। मतलब एक सी इकाइयाँ नहीं थी, मतलब एक यूनिट नहीं थी, तो वो चीज़ें जब व्यापार करते थे तो व्यापार करने में सही डिस्टर्बेंस, मतलब पूर्ण तरीके से डिस्टर्बेंस होता था कि यार वो फुट कह रहा, मैं पाउंड कह रहा, वो कुछ तो सारी दिक्कतें होती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल स्तर पर व्यापार होते थे, है ना। तो उनके लिए आपको बता दें, सबसे पहले एक मीटिंग बिठाई गई जिसको बोले फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर, है ना, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, एक मीटिंग बिठाई गई और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि अब से जो मात्रक होंगे वो ऐसा ही मात्रक ही होगा। क्या ऐसा ही मात्रक होगा। ऐसा ही मात्रक दो प्रकार का होता है, कहना सर एक होता है आधारी मात्रक। कौन सा मेरे शेर, कहना सर एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है आधारी मात्रक, और दूसरा होता है आपका पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, है ना। अगर आधारी मात्रकों की संख्या की बात करेंगे तो कहना सर 7 होती है। इसको याद रखेंगे, लंबाई चौड़ा
लंबाई समय हो गया, है ना, और याद रखिएगा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो इस सारी चीज़ें। तो अगर वो पूछ रहा है यहाँ पर कि बस इतना याद रखो कि वो कहना विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, कहना सर एम्पियर इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ये मैं और सारी डिटेल पढ़ाऊंगा जब मैं चीज़ों को आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, है ना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, और जब मैं चीज़ों को डिटेल से लेकर चलूंगा तब कंटेंट का लेवल ना यहाँ से उठकर आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस बात की गारंटी मैं खुद दे रहा हूँ, चिंता नहीं करिए। बाकी आप पढ़िए, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िएगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे कैसे, समझते नहीं हो बात को, है ना। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें। बताइए किस गैस को हंसने वाली गैस बोलते हैं, यानी लाफिंग गैस बोला जाता है। एक नाम और है हंसने वाली गैस को ही लाफिंग गैस, समझ रहे हो आप। तो लाफिंग गैस भी दे सकता है, अगर वो हंसने वाली गैस की जगह लाफिंग गैस लिख दे तो आंसर वही है भाई, लाफिंग गैस इंग्लिश में लिख दिया बस, और कुछ नहीं, है ना। किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, कहना सर N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को, किसको बेटा, कहना सर नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है ना। CO2 क्या है, कहना सर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कहना सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर बात करें पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा करेगी, कहना सर पेंसिलिन की कह रहे हैं ना आप, हाँ बेटा मैं पेंसिलिन की ही कह रहा हूँ, तो भैया याद रखो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। किसने, कहना सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज करी गई। इसको याद रखिएगा और अपने ब्रेन में सेव करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, लिखो छपेगा, क्या लिख लो, छपने वाला प्रश्न है, यानी छपने वाली चीजें देखने को मिल रही हैं इधर पे, ठीक है। तो पेंसिलिन की खोज किसने करी, कहना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। अगला प्रश्न देखो, भारत में गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिख के आ गया है भारत, तो इस में से ये चीजें चेंजेस हो जाएंगी। अगर बात करें आर्यभट्ट ने, कहना सर अगर बात करें शून्य की खोज किसकी, कहना सर शून्य की खोज किसके द्वारा करी गई, अपने चाचा, है ना, आर्यभट्ट जी के द्वारा, है ना। इसके अलावा न्यूटन के द्वारा नई नियम दिए गए, है ना, नियम दिए गए, गति के समीकरण दिए गए, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करो न्यूटन का तीसरा नियम, मैं बात करूँ न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है, कहना सर क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर कौन सी, कहना सर क्रिया बराबर प्रतिक्रिया इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। इसको भी याद रखिएगा। कौन है, न्यूटन का थर्ड लॉ, कौन सा, कहना न्यूटन चाचा, जब मेरे चाचा कहते हैं इनको, बड़ी फेवरेट है भाई। तो कौन सा नियम, कहना सर न्यूटन का थर्ड लॉ, इस पर ही आधारित है, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। देख लो बाकी कोई दिक्कत आती है तो बताओ हमें, है ना, बाकी कोई समस्या होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप जुड़े हो तो फिर चीज़ें बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगी। अब बताओ भारत में गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये मुझे एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो कि इतना इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हो। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या इन तीनों में इसका ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप बताओ, और नहीं है तो आंसर बताओ। शून्य की खोज गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी, दिस इज अ होमवर्क। लेकिन ये याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ है भारत नाम शब्द, ठीक है, भारत को देखते हुए। पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, सबसे पहले बात करिए ऊतक क्या होता है। ऊतक यानी टिश्यू, ऊतक यानी टिश्यू की बात हो रही है। अगर बात करेंगे कोशिका, किसकी मेरे शेर, कहना सर कोशिका, तो याद रखिएगा कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे शेर, कहना सर ऊतक कहा जाता है। और ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता, अंग कहा जाता। और अंग के समूह को शरीर कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर बात करेंगे ऊतक यानी टिश्यू की बात कर रहे हैं इधर पे, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। कि आपके मन में कभी विचार आया कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे जैसे मान लो ये पेड़ है और इसके हम जड़ों में पानी डालते हैं, ना कि इनकी पत्तियों में पानी डालते हैं। क्या जड़ों में पानी डालते हैं, ना कि इनकी पत्तियों में पानी डालते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे कि जड़ों में पानी डालने की बात, क्या मेरे सिर इधर देखो, इधर वहाँ कहाँ देख रहे हो, इधर देखो बेटा, देखो जब भी हम जड़ों में पानी डालते हैं तो जड़ों से पानी होते हुए वो आखिरी पत्ती तक कैसे पहुंच जाता है, दिस इज अ कैसे पॉसिबल। मतलब ऐसा हो कि खाना हमने आपके 10 फुट दूर रख दिया और आपसे कह रहे हैं कि अब तुम खा लो, तो भाई कैसे पॉसिबल है। तो यही सारी चीज़ें, और क्योंकि अगर पानी पहुंचेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण हो भोजन नहीं बनाएगा, वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। और
यही चीज़, यही विचार आना चाहिए कि पानी की सही में भी, कि भाई जड़ों में पानी डालते हैं और पत्ती तक, आखिरी पत्ती तक पहुंचता है पानी। उसी प्रकार खाद है ना, गोबर की खाद हो गई, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें वही हम जड़ों में डालते हैं, लेकिन ये भी आखिरी पत्ती तक कैसे पहुंच जाती है, ये मन में विचार आना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है मन में विचार आना, है ना। तो भैया आपको बता दें, अगर बात करें जल की, अगर बात करें जल की, यानी जड़ से पानी क्या होता है, जड़ से पानी जो होता है, जड़ से पानी आखिरी पत्ती तक जो पहुंचता है वो किसके द्वारा, कहना सर वो होता है जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। जल की बात हो रही है तो जाइलम को टिक करेंगे, क्या मेरे शेर, कहना सर जल की बात हो रही है तो जल मतलब जाइलम, जल मतलब जाइलम, ठीक है। जल मतलब क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। अगर मैं बात करेंगे, अगर हम बात करें, अगर बात करें भोजन की बात, तो कहना सर भोजन का परिवहन, मैं लिख दे रहा हूँ, भोजन, भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन कौन करता है, कहना सर भोजन की परिवहन की बात करें तो भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम करता है, कौन मेरे शेर, फ्लोएम करता है। और जल का परिवहन, और जल का परिवहन जाइलम करता है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, अपने ब्रेन में सेव करने का कार्य करेगा, यानी पानी का परिवहन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, बताइए डीएनए का पूरा नाम। आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ मिलता है, कहाँ होता है, और डीएनए के बाद आरएनए की भी मन में विचार आना चाहिए कि आरएनए क्या है, आरएनए में क्या सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं बढ़िया तरीके से। अगर बात करेंगे डीएनए की, तो बेटा याद रखो डीएनए की जो मॉडल होता है वो डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है। और ये डीएनए पाया कहाँ जाता, कहना सर डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर। डीएनए मतलब कोशिका का जो केंद्रक होता है, देखो ये बन गया, ये मैं बना दे रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ अगर बात करें कोशिका, कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका की केंद्रक के अंदर, केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और इस डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। नहीं, हमारे शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उन असंख्य कोशिकाओं में से प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। और उस डीएनए की बात करें तो उस डीएनए के अंदर भी जीन पाया जाता है। क्या आपके मन में कभी विचार आया कि जीन मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा जीन का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने कोई पेन ड्राइव ली, क्या एक पेन ड्राइव ली, पेन ड्राइव में एक डाटा रख दिया, या कोई ऐप बनाया, ऐप बनाने के लिए आपको एक कोडिंग की जरूरत पड़ती है। क्या एक कोडिंग डालनी पड़ती है, जिसके बाद ही ऐप में अपडेट होती हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कोडिंग उस ऐप की है और हमारी कोडिंग ये जीन है। क्या हमारी कोडिंग ये जीन देखने को मिलती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को क्या रखेंगे मेरे शेर, याद रखिएगा। यानी जो आपको ये दिख रहा है ना जीन, ये क्या है, हमारी कोडिंग है। क्या मेरे शेर, ये हमारी कोडिंग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डीएनए, यानी इसको क्या बोलेंगे, इस अब मैं बता रहा हूँ, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहना सर डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है इसका, कितना, डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है। जबकि ये क्या है, आरएनए, ये क्या है, आरएनए, ये क्या है, ये आरएनए देखने को मिल रहा है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको भी याद रखिएगा, चाहे डीएनए की बात हो चाहे आरएनए की, मैंने दोनों को बताया। कभी मन में विचार आया कि डीएनए की खोज किसके द्वारा करेगी, डीएनए की खोज किसके द्वारा करेगी, कहना सर वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। क्या नाम था, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अब क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताओ डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य के शरीर में पीएच लगभग कितना होता है, तो पीएच समझो। सबसे पहले पीएच मान समझो। पीएच मान क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो अगर बात करेंगे एक पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है बेटा 0 से 14 होती है। कितनी, 0 से 14 होती है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट में 0 होगा और अंतिम पॉइंट में 14 देखने को मिलेगा। और बीच वाला जो भाग होगा उसको हम 7 लिखेंगे। और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। इसको भी याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बात करेंगे 0 से अच्छा यहाँ से देखो, अगर बात करेंगे चाहे 0.1 हो और 0.1 से लेके 6.9 तक, ये क्या होगा, कहना सर ये अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा।
अम्लीय, या बना है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे लिख देंगे बाएं ओर और यहाँ पे लिख देंगे हम दाएं ओर, ठीक है, दाएं ओर लिखे दे रहे हैं। अगर बात करेंगे बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर, बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर अम्लीयता क्या हो जाएगी, क्या ना, अम्लीयता बढ़ जाएगी। क्या अम्लीयता क्या हो जाएगी, सॉरी 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 दाएं ओर से बाएं ओर जाने पर, क्या दाएं ओर से बाएं ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ जाएगी। क्या अम्लीयता 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 बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 7.1 से लेके यहाँ पर 14 तक ये क्या हो जाएगा, ये 14 तक क्या हो जाएगा, कहना सर ये जो होंगे जितने भी यहाँ पर OH मान आएंगे वो कैसे होंगे, कहना सर क्षारीय होंगे। कैसे, क्षारीय होंगे। यानी अगर बात करें हम, अगर हम बात करें बाएं से दाईं ओर जाने पर, कहाँ से, बाएं से दाईं ओर जाने पर क्षारीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे शेर, कहना सर क्षारीयता जो है, क्षारीयता जो है वो बढ़ेगी, क्षारीयता जो है वो बढ़ जाएगी, इसको भी याद रखेंगे। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साथ में उदासीन होगा। अब वो कह रहा है कि बताओ मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान, कहना सर 7.4 होता है। क्या 7 पॉइंट किसके बीच में है, क्या 0.1 से लेके 6.9 के बीच में है, कहना नहीं सर। यानी 7.1 है ना जो 7 के बाद, यानी लगभग लगभग यहाँ पर होगा 7.4। यानी ये जो रक्त है, यानी रक्त कैसा है, कहना सर क्षारीय होता है। रक्त कैसा है बेटा, कहना सर क्षारीय होता है। 7.4 इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। और ये याद रखना, ये कैसा है, क्षारीय है। क्यों, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, 7.4 इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखो, मानव रक्त में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, ये प्रश्न है। अगर बात करेंगे रक्त की बात करूँ, यहाँ पर देखो रक्त के बेटा 2 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग को क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा और एक को बोला जाता है रुधिराणु। एक को क्या बोला जाता है, रुधिराणु। अगर याद रखना 2 भाग होते हैं, एक का प्लाज्मा, रक्त के 2 भाग हैं, प्लाज्मा और एक रुधिराणु। रुधिराणु की बात करेंगे तो रुधिराणु के भी 3 भाग होते हैं। रुधिराणु के कितने भाग मेरे शेर, 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं RBC और एक को बोलते हैं हम WBC और एक को बोलते हैं प्लेटलेट, है ना। आरबीसी की बात करें, किसकी बात करें, आरबीसी की, तो इनको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका के नाम से भी जाना जाता है ना। अच्छा, आपको बता दें इसका फुल फॉर्म क्या है, लाल रुधिर कणिका। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है मेरे शेर, कहना सर इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसको भी याद रखेंगे, ब्रेन में सेव करेंगे। WBC की बात करेंगे तो WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। क्या, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, WBC बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे शेर, कहना सर इसको WBC बोला जाता है, इन श्वेत रक्त कणिका बोला जाता है। बाकी कोई दिक्कत है, बताओ। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे एक्सपेक्टेशन तो यही है कि भाई दिक्कत तो होनी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो बढ़िया तरीके से और रेगुलर पढ़ोगे जब तक, तब तक जीवन में इतने बढ़िया सफलता देखने को मिलेगी जो काबिलियत तारीफ होगी। ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव रक्त में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, कहना सर 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। कभी आपको लगा अपने जीवन में कि यार सफलता प्राप्त करनी चाहिए, है ना, और इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी का कहना है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कि नहीं, कर्म करो और फल की चिंता ना करो। उसके प्रति एक पंक्ति है, बहुत सुंदर सी पंक्ति है, आपके साथ साझा करूंगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कि कितने सुंदर शब्द हैं, सुनिएगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, है ना। तो बड़ी सुंदर सी लाइन है। और बस कर्म करते रहो और ये बिजनेस पे कर रहो कि बस पढ़ना है और पढ़ने के बाद जीवन में सफलता पानी है, तो उसके लिए जीवन में रेगुलर रहो, रेगुलर चीज़ों को देखा करो, रेगुलर चीज़ों को बढ़िया तरीके से, है ना, रिवीजन किया करो। बाकी फिर छोड़ दो सारी चीज़ें, बाकी सब छोड़ दो, आपका काम केवल पढ़ना है तो आप पढ़ो,
है ना, अपना कर्म करो और फल की चिंता ना करो, बाकी तो बढ़िया ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बताओ गैस से तरल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कितना सुंदर क्वेश्चन है भैया। तो देखो एक तरफ लिख लो ठोस, एक तरफ लिख लो द्रव और एक तरफ लिख लो गैस। ठोस, द्रव एंड गैस। देखो अगर बात करेंगे द्रव, अगर मैं बात करूं ठोस, जैसे कि मान लो द्रव से हमें ठोस बनाना है, द्रव से ठोस बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे हमने पानी लिया, पानी को बर्फ बनाना है, यानी द्रव से मुझे ठोस बनाना है तो क्या करेंगे, हम फ्रिज में रख देंगे और जमा देंगे। तो जमाव हो गया, क्या हो गया, जमाव हो गया। तो अगर बात करेंगे द्रव से ठोस अवस्था में क्या कहलाता है, जमाव, है ना। क्या है, द्रव से ठोस अवस्था में बदलने के लिए जमाव की प्रक्रिया की जाती है। अगर बात करेंगे ठोस से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन बोला जाता। क्या बोला जाता मेरे शेर, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूंगा द्रव से गैस अवस्था में बदलना, क्या द्रव से गैस अवस्था में बदलना, तो वो क्या कहलाता, जल्दी से बताओ, है ना। द्रव से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, कह रहा सर द्रव से गैस अवस्था में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कहना सर बाष्पीकरण कहलाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन वो कह रहा है कि तरल अवस्था से गैस अवस्था में, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तरल अवस्था से गैस अवस्था में नहीं, गैस अवस्था से तरल अवस्था में, वो कह रहा है गैस अवस्था से तरल अवस्था में। तो कहना सर तरल अवस्था में होना तो संघनन कहलाता। क्या कहलाता मेरे शेर, गैस अवस्था से तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, कहना सर संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। बाकी कोई दिक्कत बताओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। मनुष्य की त्वचा में कौन सा पिगमेंट रंग प्रदान करता है। आपके मन में कभी विचार आया कि हम काले और गोरे कैसे हैं, दो ही रंग होते हैं, एक काला होता है और एक गोरा होता है, तो फिर कैसे, कुछ लोग बहुत गोरे हैं, कुछ लोग बहुत काले हैं, है ना, और कुछ लोग सांवले टाइप के हैं, बढ़िया मीडियम कैटेगरी के हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो रंग कौन प्रदान करता है, जो हमारी बॉडी में कलर होता है। आप सोच रहे हो नहीं बहुत सारी क्रीम में लगा लेते हो, है ना, सोच रहे हो कि नहीं गोरे हो जाएंगे हम, है ना, मार्केट में तहलका मचा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अंदर से पिगमेंट एक कलर रिलीज हो रहा है जिसको बोलते हैं मेलानिन पाया जाता है हमारे स्क्रीन के अंदर। एक आपको बता दें क्या पाया जाता है, त्वचा के अंदर पिगमेंट जो रंग प्रदान करता है वो कौन होता है, कहना सर मेलानिन होता है। जिसकी बॉडी में मेलानिन जितना ज़्यादा होगा वो उतना सांवला होगा, है ना, उतना काला होगा। लेकिन जिसकी बॉडी में जितना मेलानिन कम होगा वो उतना गोरा होगा। तो कह रहे यार जी तो काम गड़बड़ है, क्या इसको कम किया जा सकता है, इसको नेचुरली कम नहीं किया जा सकता। अब अलग अलग मार्केट में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, एक अलग बात है वो, लेकिन इसको नेचुरली हम कम नहीं कर सकते। जितना आपकी बॉडी मेलानिन रिलीज होगा आप उतने ही काले होंगे, उतने ही सांवले होंगे, और जितना कम होगा उतने आप गोरे होंगे। ये बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या लगता है कि जो काले हैं, हमारे तो श्री कृष्ण जी भी सांवले थे, है ना, तो क्या लगता है कि अगर ये काला है कोई व्यक्ति या सांवला है तो क्या वो खराब है, नहीं बेटा, वो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपको बता दें मेलानिन की खासियत होती है ये हमें पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। क्या, पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपने हाल ही में तो सुना ही होगा कि ओजोन जो छिद्र है वो बड़ा होता जा रहा है, यानी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। उससे यानी सूरज से जो निकलने वाली पराबैंगनी रेज हैं वो पृथ्वी पर आ रही हैं। अब पृथ्वी पर आ रही हैं तो सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो इंसानों के यानी ह्यूमन के स्क्रीन पर लगेंगी, यानी उनकी त्वचा पर आएंगी। जब वो त्वचा पर आएंगी तो उनको एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको बोलते हैं त्वचा कैंसर। कौन सा कैंसर, एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको बोलेंगे हम त्वचा का कैंसर। क्या बोलेंगे मेरे शेर, कहना सर त्वचा का कैंसर बोलेंगे उसको, और उनको त्वचा का कैंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जिनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो वो पराबैंगनी किरणों से लड़ने का काम करेगा और बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीके से पराबैंगनी किरणों से लड़ पाएगा। यानी मनुष्य की त्वचा को कौन सा रंग पिगमेंट प्रदान करता है, कहना सर मेलानिन इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। बताओ पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि बताओ पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। लेकिन पाचन तंत्र की बात कर रहा, हमारे शरीर की नहीं कर रहा। वो अगर पूछता कि हमारे शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा, तो आंसर कुछ और हो सकता था। लेकिन अगर वो कह रहा है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, कहना सर वो छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर
बी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। बाकी चिंता नहीं करो, चिल रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, वो उस पर छोड़ दो, ठीक है। ग्रासनली क्या होता, पेट क्या होता, पेट मतलब क्या होता, पेट मतलब उधर, पेट मतलब बाहरी भाग है, जबकि पेट का मतलब वो नहीं होता जो तुम लोग समझते हो, है ना। भोजन पेट में नहीं जाता, आमाशय में जाता है, ठीक है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, पहले भाग में HCl भरा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है, दूसरे में रूजी भरा होता है। मैं पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तो डिटेल से चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी इतना समझ लो। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन, भोजन का भोजन का भोजन का पूर्णतः पूर्णतः पाचन, पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, कहना सर छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का पाचन, पानी का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, कहना सर पानी का पाचन बड़ी आंत में होता है। इस बात को याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करें, आगे की बात करें मेरे शेर, है ना। तो बड़ी आंत बता दी, छोटी आंत बता दी, दोनों का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें तो सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, कहने से छोटी आंत होती है। याद रखिएगा, ये शाकाहारी जानवरों में अगर बात करेंगे, शाकाहारी 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 जानवरों की बात करेंगे तो शाकाहारी जानवर जो जितना शाकाहारी होगा उसकी छोटी आंत उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी छोटी आंत किसकी होती है, सबसे बड़ी, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी छोटी आंत, छोटी आंत आंत किसकी होती है, आंत किसकी होती है, कहना सर खरगोश की होती है, क्योंकि वही बिल्कुल प्योर शाकाहारी है, बाकी नहीं है कोई, है ना। खरगोश, खरगोश इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वो केवल शाकाहारी और कुछ नहीं खाएगा, है ना। जबकि और लोग तो, इंसान तो सर्वाहारी है, सब खा लेता है ना। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी आंत, बड़ी छोटी आंत, यानी सबसे बड़ी छोटी आंत किसकी है, कहना सर खरगोश की है ना। तो इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न की बात करेंगे, मलेरिया किसके कारण होता है। देखो, मलेरिया की बात करें, यानी हम तो ये जानते ही हैं कि सर मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मेल मच्छर के काटने से या फीमेल मच्छर के काटने से। याद रखिएगा, जो मेल मच्छर होते हैं वो केवल केवल फूलों का रस चूसने का काम करते हैं, है ना। जबकि फीमेल जो मच्छर होते हैं वही इंसानों को काटने का काम करते हैं, और फीमेल मच्छरों की भी मजबूरी है वही काटना, क्योंकि उनको अपने अंडे को प्रोटीन या पोषण देना पड़ता है। इसलिए वो ह्यूमन से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, और ब्लड को सक करने के बाद उसके अवशोषक तत्वों को अपने, यानी जो मच्छरनी जो होती है वो अपने अंडों को पोषण देने का काम करती है। इसीलिए केवल केवल मादा मच्छर ही काटता है, नर मच्छर नहीं काटता है, इस बात को याद रखिएगा, समझ रहे हो, है ना। अगर बात करेंगे तो मलेरिया किसके कारण होता है, कहना मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण, प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी मच्छर नहीं काटता है, मच्छरनी काटती है ना, है ना। कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ये हमें बता दो, है ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, मनुष्य की अगर बात करेंगे, मनुष्य के दांत किस पदार्थ के बने होते हैं। आपको पता है कि हमारी दुनिया का सबसे मजबूत तत्व या हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है, या हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो कहना सर दांत। दांत में भी एक तत्व होता है जिसको इनामिल बोला जाता है। क्या मेरे सिर, क्या बोला जाता है, इनामिल बोला जाता है, इनामिल, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के दांत में किस पदार्थ के बने होते हैं, कहना सर इनामिल, सबसे ऊपरी लेयर होते हैं, डेंटिन और इनामिल। देखो, अगर बात करेंगे, ये जो दांत देख रहे हो आप, है ना, ये जो दांत देख रहे हो, प्रयास है ठीक ठाक बन गया, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया दांत, बहुत बढ़िया। अच्छा, है ना। अब ये जो दांत है, इसके ऊपर की जो लेयर होती है, जो इसकी ऊपर की लेयर होती है, इस ऊपर की लेयर को एनामिल कहते हैं, है ना, एनामिल कहा जाता है इसकी ऊपर की लेयर को। ये मजबूत तत्व, सबसे मजबूत तत्व, हमारे शरीर का सबसे मजबूत 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 तत्व है, इस बात को याद रखिएगा, तत्व है, इस बात को याद रखिएगा, सबसे मजबूत तत्व है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बात करेंगे, इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ये आप लोग बताओ थोड़ा सा कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, वो आप लोग बता दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप कितना होता है, या
रक्तचाप का मतलब क्या होता है? रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 की रफ्तार होती है, इसको ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो भैया बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने दूंगा। जीवन में इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा आपको, इतना बेहतरीन कंटेंट कि जो सफलता की सीढ़ी पर आपको चढ़ाने का काम करे, है ना। याद रखना इस चीज़ को, अगर आप जुड़े हो हमसे तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो दे देंगे आपको जो आपने सोची नहीं होंगी, और जिन वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा वही सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बेफिक्र रहो, बस पढ़ो खींच के, ठीक है। यानी रक्तचाप की बात करेंगे तो बीपी, रक्तचाप को ही बोला जाता है बीपी। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की रफ्तार 120/80 की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ें बहुत बेहतरीन थी। क्या आज की क्लास की चीज़ें थी बहुत जानदार थी, बहुत शानदार थी, है ना। बाकी का ये रहा भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, चलिए देखिए। मनुष्य के हृदय में धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? कहना सर स्टेथोस्कोप के द्वारा नापते हैं। इस बात को याद रखिएगा, है ना। मनुष्य के शरीर में से कैसी आवाज़ निकलती है ना, लब डब की आवाज़ निकलती है हृदय से, ठीक है। और ऐसे डॉक्टर जो कान में लगा के ऐसे से टच करके देखता है, वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है ना। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। आशा करते हैं आज की क्लास बहुत शानदार शानदार लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक की चीज़ अगर अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।